ये ना बहुत अमेजिंग शुरुआत है जिसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये बहुत लंबी जर्नी है जैसे ठीक मैंने है, कैसे स्टार्ट किया है टाइम अपने पास, जी बहुत जी। टाइम है। देखो एक्टर का काम क्या है, एक्टर सिर्फ ऐसा सोचता है कि एडिटर भगवान है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। पोस्टर ऐसी चीज़ है कि जब आप ट्रीजर लॉन्च करते हो ना, ट्रीजर के पहले जो फर्स्ट फेस वो होता है वो पोस्टर टीज़र ही का होता टीज़र होता है है। पोस्टर। एग्जैक्टली। अगर वो यहीं तक का शॉट है, इसके ऊपर के जो हेयर है ना वो हम कलर पेंट कर, और वो जो स्केच है ना उसमें आपका एक हफ्ता जाएगा। स्कैम 92 का जो पोस्टर है ना उसमें जो अश्विन मेहता है जी। वो साइड रोल पे है, हुँ, लीड रोल के साथ। अब उनका पोस्टर ही नहीं बना था। एक साइड पर कलर का जो इम्पोर्टेंस है कि उससे भी पूरा थीम पे इफ़ेक्ट आएगा, फॉन्ट भी जो है उससे भी थीम पे इफ़ेक्ट आएगा। उसके अलावा अब कुछ बाकी रहता है क्या इस पूरे मिक्सचर हाँ में? रहता है ना, दिल कहाँ टूटता है लोगों का कि हमने 40-50 हज़ार रुपये भर दिए। ऑनगोइंग एक्शन का अगर कोई स्क्रीनशॉट है तो वो तो डेफिनेटली मोशन ऑब्वियसली ब्लर भी आएगा, आता यस होगा। यस। यहाँ पे क्या है कि ये तो चलो खैर मोनोपोली है, बट मैं शेयर कर ही देता हूँ, पब्लिक को मज़ा आएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट है वो फ़ोटो एडिटिंग की दुनिया में काफ़ी जाने मानी हस्ती है, और उनका जो स्पेशली जो नीश है वो उनका जो बॉलीवुड है या फिर जो वेब सीरीज़ है उनके पोस्टर डिज़ाइन करना उनका काम है। और साथ ही साथ जो सेलिब्रिटीज़ है उनका जो फ़ोटोज़ है उनका डिज़ाइनिंग वगैरह का भी उनका स्पेशलाइजेशन है। और काफ़ी सारी ऐसी फेमस वेब सीरीज़ है, बॉलीवुड मूवीज़ है जिनके पोस्टर उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर, पाताल लोक, पंचायत, उस तरीके की काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ जो है उनके पोस्टर उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। और आज वो खुद हमारे साथ है। सो हेलो मोहित जी, हाँ कैसे हो जी, आप? बस ऑल गुड। आप कैसे हो? बस बढ़िया सर। अभी मोहित जी, सबसे पहला सवाल तो मुझे आपसे यही जानना है ऑब्वियसली कि जो आपका जो बैक स्टोरी है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो वो थोड़ा-सा इनिशियल मुझे बताइए कि जो व्यूअर्स नहीं जानते कि मोहित राजपूत और फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा एक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगा कि आप दें। अब मेरी अगर जर्नी की हम बात करें तो ये 2014 से स्टार्ट होती है। 2014 में मेरे जो जीजू है वो फ़ोटोग्राफ़र थे पहले से, तो उन्होंने सूरत के एक स्टूडियो में जॉब की थी। और उस वक्त 2014 में काफ़ी लोगों को फ़ोटोशॉप के बारे में पता भी नहीं था। तो तब मैंने उनके काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स देखे थे, और उनके फ़ोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे, क्योंकि हम अगर इंडोर फ़ोटोशूट कहीं पे करवाते हैं स्टूडियो में तो बहुत ज़्यादा आई कैची फ़ोटोग्राफ्स लगते हैं। तो मैंने उनको बोला ये आपने किस सॉफ्टवेयर में एडिट किया है? उन्होंने कहा फ़ोटोशॉप। तो मैंने कहा ये सॉफ्टवेयर मुझे मिल सकता है क्या? उन्होंने कहा ये बहुत हार्ड है, ये कंप्यूटर में ऐड करना होता है, ये कोई पिक्सआर्ट है नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे आप ये चीज़ प्लीज़ सिखाइए। तो उन्होंने बहुत कई चीज़ें मुझे की पॉइंट्स लिखवाए थे, मैंने ऐसे नोट डाउन किया था। और इस तरीके से मैंने रात को, मुझे क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी उस चीज़ को लेकर, तो समझो कि मैंने रात को आधी-आधी रात को मैं फ़ोटो एडिटिंग करने बैठता था, कभी-कभी एक्साइटमेंट में सुबह भी बैठ जाता था। तो वहाँ से एक जर्नी मैंने स्टार्ट की। तो 2014 से लेके 2018 तक, 18 तक मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की है। मैंने मेरे फ़ोटो एडिटिंग किए, किसी और के किए हैं, या बेसिक जो भी छोटा-मोटा काम आ गया मैंने वो किया था, राइट? तो ये जो पूरी जर्नी थी ना, इसमें मुझे फ़ोटोशॉप डिटेल में किसी ने नहीं सिखाया था। मैं बस फ़ोटोशॉप पे खुद ही ध्यान दे रहा था, खुद ही नई-नई चीज़ें तराश रहा था कि इसमें क्या-क्या है। और उस तरीके से मेरा 18 तक का जर्नी चला, और 18 के बाद मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ से मैंने कनेक्शन बनाए थे, और वहाँ से 18 से लेके अब तक मैं मूवी पोस्टर डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। जैसे अभी आपका था एक कि सेल्फ लर्निंग वाला जर्नी था, लेकिन अभी करंटली ऐसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स है, यूट्यूब है, उससे भी काफ़ी लोग सीख सकते हैं। तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ द राइट वे टू लर्न फ़ोटो एडिटिंग? देखो फ़ोटो एडिटिंग क्या है ना, मेरा मानना ये है, जब 2014 के बाद का मेरा जर्नी था, 18 के बाद का भी अगर हम काउंट करें ना, तब भी ऐसे कोई चैनल थे नहीं राइट। यूट्यूब पे। और मैं खुद भी चाहता था कि मुझे कोई ऐसी इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर मिल जाए, या फिर मुझे कोई ऐसा यूट्यूब का चैनल मिल जाए जो मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से फ़ोटो डिज़ाइनिंग सिखा दे। बट ट्रस्ट मी, यहाँ होता क्या है कि अगर आज मैं भी हूँ, अगर मैंने भी यूट्यूब चैनल अगर बनाया है ना, तो मैं सारी चीज़ें नहीं दे पाऊँगा। जितनी बेहतर चीज़ें हैं मैं आपको दे दूँगा, राइट? मैं आपको समझा भी दूँगा। बट जो पर्सनली एक कम्युनिकेशन में आप एक क्वेरी लेके आते हो कि सर ये जो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, वो आप कमेंट में लिखना पड़ेगा आपको यूट्यूब हाँ, पे। और तो कमेंट का यूट्यूब पे रिस्पॉन्स हाँ जी, आया हाँ नहीं जी, आया, यस। बस वही तो बात हुई। यूट्यूब में क्या है ना कि यूट्यूब में एक बंदे ने डिसाइड किया कि मुझे बस ये सिखाना है, राइट, और वो आपको वहाँ पे वही सिखाएगा। वन बट वे वन लर्निंग हो ऑन वन जाता सेशन या फिर कहीं इंस्टीट्यूट में आप जाते हो ना,
तो आप आपका क्वेश्चन लेके जाते हो कि राइट मैं ये सीखना चाहता हूँ मैं वो नहीं सीखना राइट और तो वो वन वे लर्निंग वाला एक चीज़ हो जाती है कि हाँ यूट्यूब में सिर्फ वन डायरेक्शन में ही लर्निंग हो रहा है। एग्जैक्टली और सेकंड चीज़ क्या है ना, सूरत में या ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें, लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ से सीखें। ये एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल क्योंकि मेरी लाइफ में रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया था, मैं सीखूँ कहाँ से। तो कभी भी क्या है कि स्टूडेंट्स को या जो भी अपकमिंग इस फील्ड में आना चाहते हैं ना, उनको सबसे पहले अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग या मूवी पोस्टर डिज़ाइनिंग या फोटो डिज़ाइनिंग में आना हो ना, तो पहले तो यही चेक करना चाहिए कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं सीखने के लिए, उन्होंने बॉलीवुड के प्रोजेक्ट किए हैं कि नहीं, या उन्होंने हाँ, किसी फिल्म का उनका काम किया है कि नहीं उनका उनके जो प्रोजेक्ट्स है वो कितने बड़े हैं। एक्चुअली में। तो क्योंकि क्या होता है ना, आप अगर सामने वाले बंदे ने वहाँ तक काम किया है, फिर आप उसके पास सीखते हो ना। किसी ने अगर मूवी हाँ। बनाई है KGF और आप वो KGF के डायरेक्टर के पास सीख रहे हो फिल्म मेकिंग, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल कहाँ टूटता है लोगों का कि हमने 40-50 हज़ार रुपये भर दिए, हमने सीख लिया, बट अब हमें पता नहीं चल रहा है हम करें क्या। बट आपने सीखा ही उस जगह से है जिन्होंने अभी तक अचीव ही नहीं किया है। तो ये Exactly. बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। फोटो एडिटिंग से जो आपका पोस्टर डिज़ाइनर का जो जर्नी था, तो वो किस तरीके से आपने तय किया और क्यों डिसाइड किया कि ठीक है फ़ोटो एडिटिंग आ गया, अब इसके अंदर एक बहुत ही एक नीश चीज़ है जो कि पोस्टर डिज़ाइनिंग है। क्योंकि फ़ोटो एडिटिंग में काफ़ी सारी चीज़ है, फ़ोटो मैनिपुलेशन है, रिस्टोरेशन है, जी। एक नॉर्मल वेडिंग का एडिट है, मॉडल का जो फ़ोटोशूट हाँ, हाँ। होता है, कैलेंडर एडिट है। हम्म। तो पोस्टर डिज़ाइनिंग ही क्यों? देखिए क्या है ना कि जब मैं 2014 का बाद का जो मेरा जर्नी था, तब मैं भी सोच रहा था कि मैं मेरे पास स्किल तो मैंने सीख ली है, बट मैं अर्निंग कहाँ से करूँ। तो अर्निंग का जो एक ये फैक्टर था वो मेरी लाइफ में भी आ रहा था, क्योंकि क्योंकि सारे लोग जो थे वो कह रहे थे कि तुम फोटोशॉप तो सीख गए, तुम अर्निंग कहाँ से कर रहे हो। तो ये बात बहुत फैक्ट होती है जो मैं बताना चाहता हूँ हर किसी को, क्योंकि क्या है ना कि इस फील्ड में बहुत लोग आना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे आपने कहा मूवी पोस्टर डिज़ाइनिंग क्यों, क्योंकि देखो क्या है, ये जो प्री वेडिंग सब्जेक्ट है, मुझे प्री वेडिंग भी आता था, मैंने प्री वेडिंग फोटोग्राफ्स भी एडिट किए हैं। उन दिनों होता क्या था कि मुझे ना सारी चीज़ें आती थी फ़ोटो एडिटिंग में। फ़ोटो एडिटिंग सीखना अलग बात है, फ़ोटोशॉप सीखना अलग बात है। अलग बात है। फ़ोटोशॉप अगर आप कहीं सीखने जाते हो ना, वो आपको टूल्स का नॉलेज देगा। राइट जब फोटो एडिटिंग आप सीखने जाओगे ना, तो बहुत प्रकार होते हैं फोटो एडिटिंग के, जिसमें मूवी पोस्टर डिज़ाइनिंग आ जाता है और बैकग्राउंड चेंजिंग आ जाता है, वेडिंग फोटोग्राफ्स आ जाता है, फिर फोटो मैनिपुलेशन आ जाता है, रीटचिंग आ जाता है, कलर ग्रेडिंग आ जाता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ना मैंने ये सोचा था कि फ़ोटोशॉप में जितनी भी चीज़ें आती है मुझे सारा ही आना चाहिए। तो पहले मैंने सॉफ्टवेयर सीख लिया, उसके बाद मैंने फ़ोटो एडिटिंग सीख लिया। तो ये जो मूवी पोस्टर डिज़ाइनिंग का ये जो फैक्टर है ना, वहाँ पे मैं लेके आऊँगा बात को कि मैंने तब क्या काम किया था कि अगर मुझे डेली अर्निंग करना है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट आने चाहिए। मुझे अगर कोई कॉल करके कहता था कि आप प्री वेडिंग करोगे एडिटिंग, हाँ जी मैं वो भी कर दूंगा। मैंने प्री वेडिंग के प्रोजेक्ट किए, मैंने फैशन के प्रोजेक्ट किए, मैंने टेक्सटाइल मार्केट के प्रोजेक्ट किए। मैंने मेरे पास अगर किसी ने कॉल किया है तो मैं उसको कहता था हाँ जी ये हो जाएगा। अगर किसी ने लोगो बनाने का भी कहा है ना, मैंने लोगो भी बनाया है। ओके तो मेरा मानना ये है कि आपको कंप्लीट फोटो डिज़ाइनिंग आना चाहिए। अगर आप कंप्लीट फोटो डिज़ाइनिंग करोगे तो आप सब तरह से अर्निंग कर पाओगे। तो इनमें से सारी चीज़ों में तो मैं अर्निंग कर रहा था। एक दिन एक बंदे ने मुझे कॉल किया कि मेरा यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन करना है और मेरा ये गाना लॉन्च होने वाला है, तो क्या आप ये मुझे डिज़ाइन करके दोगे? बोला हाँ जी कर देंगे। तो मैंने जानबूझ के उसको बोला, मैंने बोला मैं 1500 रुपये लूँगा। अब अगर आप भी आर्टिस्ट हो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, आपने भी फ़ोटोशॉप चलाया है, मैंने भी चलाया। अगर आप देखने जाओगे ना तो एक जो मूवी पोस्टर होता है ना, एक पोस्टर भी एक फ़ोटो ही है, बस उसमें हमने कलाकारी करके फ़ॉन्ट्स लिखे हैं, है कि Right. नहीं? तो तब मुझे पता लगा कि ये जो मूवी पोस्टर जो है ना, मूवी पोस्टर को मैं अगर एडिट करता हूँ या सॉन्ग के किसी पोस्टर को एडिट करता हूँ, तो उसका मैं 1500 अगर चार्ज बोलूँगा ना, तो उसके नाम के कारण वो मुझे 1500-2000 रुपये देगा। बाकी है तो वो अपनी नज़र में तो फ़ोटो क्योंकि ही। उस पर्टिकुलर फोटो का इम्पोर्टेंस कहीं ज़्यादा है। एग्जैक्टली यस। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे जो ज़्यादा पैसे चाहिए, सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रोजेक्ट्स लाने हैं वो यही फील्ड है। उसके बाद मैंने उस बंदे को एडिटिंग करके दिया, 1500 रुपये मैंने उससे कवर के लिए थे और उसने मुझे पे कर दिया, और वो खुश भी बहुत ज़्यादा हुआ, और उसकी वजह से मुझे और 4 प्रोजेक्ट मिले थे और वहाँ मैंने 3500 रुपये कर दिया था प्राइस सीधा। हाँ, तो तब से ये मूवी पोस्टर डिज़ाइनिंग चल रहा है, बिकॉज सबसे ज़्यादा अर्निंग ही उसी में है। सो ये आपका फर्स्ट पेड जॉब था एज अ पोस्टर डिज़ाइनिंग। एग्जैक्टली। ओके। बॉलीवुड में जो वेब सीरीज़ है या फिर मूवीज़ के जो पोस्टर्स है, उसमें पहला आपका जो फर्स्ट जॉब था वो कौन सा था? बॉलीवुड में जो मेरा सबसे ज़्यादा पहला प्रोजेक्ट था, ये ना बहुत अमेजिंग शुरुआत है जिसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये बहुत लंबी जर्नी है, जैसे ठीक मैंने है। कैसे स्टार्ट किया है टाइम अ, अपने पास, जी बहुत जी। टाइम है।
समझो मैं ना मुंबई गया था। मुंबई में सबसे पहला जो मेरा प्रोजेक्ट हुआ था, मैं गया था काफ़ी डायरेक्टर्स के ऑफिस में विजिट Okay. करने के लिए। मैंने सोचा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मैंने उसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट में बना दिया था। मैंने सोचा मैं काफ़ी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाता हूँ और उनको प्रेजेंट करता हूँ कि ये मेरा वर्क है और मैं इससे भी बेहतरीन आपको काम दे सकता हूँ। तो मैंने मीट ब्रदर्स था, वो बेबी डॉल गाना बहुत ज़्यादा फेमस हो Right. गया था। मैं मीट ब्रदर्स के ऑफिस में गया था और भी मैं कितने लोगों के ऑफिस में गया था। मैं टी सीरीज़ की ऑफिस में तक गया था। तो मैं जितनी ऑफिसों में गया था, तो ट्रस्ट मी यहाँ पे क्या होता है, एक एजेंसी वर्क करती है मुंबई में। मुंबई में एक एजेंसी वर्क इन द सेंस कि जो एजेंसी के ऑनर है ना, उनको फ़ोटो डिज़ाइनिंग नहीं आता। उन्होंने बस हायर कर रखे फ़ोटो डिज़ाइनर या मूवी फ्रीलांसर या पोस्टर। फिर यस। ऑन रोल तो पे। इन्होंने क्या है ना, एक करार करके रखा होता है हर बड़ी जो फ़िल्म के प्रोड्यूसर होते हैं ना उनसे। क्यों, आप किसी की भी ऑफिस में चले जाओ, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपको वो अप्रूव नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, वो आपको बोलेंगे आप एजेंसी से जाके मिलो और एजेंसी आपको डिसाइड करेगी कि आपको आगे क्या करना है। तो मेरे साथ ये हो रहा था, मैं बहुत सी ऑफिस में गया और सारे मुझे कह रहे कि आपको तो बस वहीं जाना पड़ेगा एजेंसी में। और मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं एजेंसी में जाऊँगा भी तो बेनिफिट तो एजेंसी का है, तो इसमें तो मेरा तो कहीं नाम ही नहीं होगा। मुझे पैसे मिल जाएँगे, बट मुझे पैसे नहीं कमाने थे वहाँ पे मुझे नाम चाहिए था। क्योंकि पैसे तो मुझे अब समझ में आ गया था, मेरे पास कलाकारी में पैसे बहुत कमाऊँगा, कहीं से भी बस मुझे वसूल अभी नाम चाहिए। तो फिर मैं समझ गया कि ये पॉसिबल है नहीं और मेरा थोड़ा उसमें ईगो आगे मेरी तरफ से आ रहा था कि मैं किसी एजेंसी के लिए काम नहीं करूँगा। तो देन मैंने क्या काम किया, मैं सूरत आ गया। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, मैं सूरत आने के बाद मैंने इंस्टाग्राम में अगर आप चेक करोगे ना, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के मैसेजेस अगर हम करना चाहें तो वहाँ पे मैसेजेस का तो चलो ऑप्शन है ही है, साथ ही साथ ईमेल ऑप्शन होता है। मैंने डिसाइड किया, मैंने ईमेल लिखा, ईमेल में मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की और मैंने उनको भेजा कि आई एम प्रोफेशनल फ़ोटो डिज़ाइनर फ्रॉम सूरत और मैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम आपके लिए कर सकता हूँ, बस मुझे एक चांस चाहिए और मैंने सोच के रखा है, मेरे पास क्रिएटिव आइडिया बहुत सारे हैं। ऐसे करके मेरा डेली सुबह से लेके रात तक मैं कम से कम 50-60 ईमेल कर देता था, क्योंकि मुझे पता था कि 50-60 लोगों में से एक तो मानेंगे, है कि राइट नहीं? तो ऑब्वियसली। वहाँ से मेरे एक दो प्रोजेक्ट्स चालू हुए और सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट था पंचायत फ़िल्म। पंचायत वेब सीरीज़ जो है, उनमें जो एक लीड एक्टर है, आसिफ़ खान जिनका नाम है, जी। आसिफ़ खान जो है, उनको मैंने मैसेज किया हुआ था, इसी तरीके से ईमेल किया हुआ था। उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा इंस्टाग्राम में, तो उन्होंने इंस्टाग्राम से मुझे वो काम देख के ही बोल दिया था, डन, आप बहुत मस्त काम करते हो, मेरी नेक्स्ट वेब सीरीज़ आ रही है पंचायत। पंचायत के लिए आप जी तोड़ मेहनत करो और मैं आपको वायरल करूँगा। मैंने बोला डन। ये 2020 का टाइम है और लॉकडाउन में कहते सारे ही घर में थे, है ना? और कोई अर्निंग भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। बट यहाँ पे देखो कितना मेजर रोल प्ले करता, कहता है कि आपका कंप्यूटर और लैपटॉप जहाँ होता है ना, आप वहीं से बिज़नेस कर सकते हो। हाँ, एडिटर का वही होता है। एग्जैक्टली तो मेरा वही हुआ, जहाँ लोग काम नहीं कर पा रहे थे, जहाँ जो लोगों के पास पैसे नहीं थे ना, वहाँ मेरे पास पैसे। उस दिन जो कोरोना का जो टाइमिंग था ना, बैक टू बैक वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही थी और मैंने पंचायत, फिर पाताल लोक, मिर्ज़ापुर भी उसी वक्त आई मिर्ज़ापुर, थी। ये सब बैक टू बैक रिलीज़ हो रही थी और मेरा यही वेब सीरीज़ से मेरा काम चल गया था। और इसके बाद सारे ही बैक टू बैक पेड प्रोजेक्ट आ रहे थे, किसी गाने के प्रोजेक्ट आ रहे थे और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। सो पाताल लोक पे ही बात करते हैं। जैसे कि पाताल लोक है, पहला आपका प्रोजेक्ट आया। नाउ वो लोग तो आपको इमेज फाइल प्रोवाइड करते होंगे एक्टर्स के, या फिर जो भी उनको पर्टिकुलर अगर कुछ एक्शन वाला कोई शॉट चाहिए तो उसका इमेज प्रोवाइड Yes. करते होंगे। देन उनका रिक्वायरमेंट किस तरीके से आपको आता है, क्या चीज़ें वो लोग मेंशन करके देते हैं आपको? काफ़ी बेहतरीन सवाल है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने अभी तक पॉडकास्ट, तो इससे पहले भी मैंने 2-3 शायद शूट किए हुए हैं, उसमें भी अभी तक ये पूछा नहीं गया है। जैसे कि आप ये जो कह रहे हो ना, इसमें ना आने वाले वक्त में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि एक्चुअली में प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स होते कैसे हैं। ये जो मतलब में इनकी मैनेजमेंट टीम होती है जो डिसाइड करती है, क्योंकि पोस्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Exactly. क्योंकि पोस्टर ऐसी चीज़ है कि जब आप ट्रीजर लॉन्च करते हो ना, ट्रीजर के पहले जो फर्स्ट फेस होता है वो पोस्टर टीजर ही का टीजर होता है पोस्टर। एग्जैक्टली। तो यहाँ से क्या है ना कि पहला जो मुझे प्रोजेक्ट मिला था पंचायत का, इन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको काफ़ी रेफरेंसेस भेजते हैं। वो रेफरेंसेस हॉलीवुड की फ़िल्म के थे। उन्होंने कहा कि ये रेफरेंस है, आपको सेम नहीं बनाना है, इससे इंस्पिरेशन लेके आपको आपका कुछ यूनिक बनाना है। मैंने बोला हाँ जी, डन। सो मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आती, आई एम सॉरी इंटरप्ट यू। जी, जी, बोलिए।
ठीक है, हॉलीवुड का है, अच्छा है, लेकिन पंचायत जो चीज़ है इट वाज लाइक देसी वेब हाँ, हाँ, सीरीज, देसी। जहाँ तक मैं यस, मुझे थोड़ा बहुत यस। याद है। तो वो एक इंस्पिरेशन भी मतलब मैच नहीं होता ना कि हुँ, हॉलीवुड से ऐसा तो क्या ही आप दोगे कि वो थीम हुँ, मैच कर जाए। हुँ, हुँ। एक्चुअली इसके पीछे क्या है पता है? ये जो आपने कहा आप आर्टिस्ट हो ना इसीलिए आपने वही वर्ड बोले जो मैंने भी हुँ, उस दौरान उनको यूज़ किए थे वर्ड। एक्चुअली क्या है कि जो टाइटल होता है, टाइटल हमें किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करना है क्योंकि सारी आप हॉलीवुड की फ़िल्म देखोगे ना, हुँ। बॉलीवुड में पहले क्या होता था, पहले पोस्टर सिर्फ़ बन जाते थे, पोस्टर में डिटेल नहीं आती थी, हाँ, एग्ज़ैक्टली। राइट? और पहले तो पोस्टर पेंट हुआ करते थे। जब हॉलीवुड वाले क्या काम करते हैं, पोस्टर तो डिस्क्राइब करते ही करते हैं। पोस्टर के साथ जो वो टाइटल डिस्क्राइब करना होता है ना, वो टाइटल बहुत यूनिक सी चीज़ होती है। और आज भी मूवी पोस्टर डिज़ाइनिंग में सबसे मेन जो मैटर करता है वो टाइटल है। टाइटल आप क्योंकि देखो पंचायत, पंचायत को मैंने देसी तरीके से लिखा है पंचायत, वो लोगो हो जाता है ना? तो आप जितना क्रिएटिव पंचायत लिखोगे ना, तो यहाँ जैसे ब्लेड मूवी हो या फिर मिशन इम्पॉसिबल हो, ये सब मूवी से मुझे इंस्पिरेशन ये लेना था कि उन्होंने लिखा किस तरीके से है। हाँ, बाकी उसके अंदर का जो फ़ोटोग्राफ है वो तो देसी ही रहेगा। उसका जो फ़ॉन्ट्स का डेवलपमेंट है, एग्ज़ैक्टली, पॉइंट्स है या यस। राउंड है। और उसके बाद ना वो लोग नीचे क्रेडिट्स देते हैं। जो हुँ, क्रेडिट्स होते हैं ना, वो क्रेडिट्स पे भी बहुत मेन फ़ोकस करना होता है। क्यों? क्योंकि देखो आज हम रेगुलरली क्रेडिट्स लिखेंगे ना और आप उसको इंस्टाग्राम पे अपडेट करो, क्रेडिट्स ही नहीं दिखेंगे। हॉलीवुड वाले जब क्रेडिट्स अपडो उसका छोटे से छोटा फ़ाइल में भी क्रेडिट्स आपको पढ़ लोगे आप। हाँ, वो तो विज़िबल ये होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली तो ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे समझाने को दी थी कि पंचायत का पोस्टर रिलीज़ हो रहा है और क्रेडिट से लेके छोटा अगर कोने में लोगो है ना, वो भी दिखना चाहिए। इसको आप अभी एज़ अ थियरी समझो और आप स्टार्ट कर दो। मतलब हाँ जी, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, जो पंचायत है ना, वो देसी अंदाज़ के ऊपर बनी हुई वेब सीरीज़ है, राइट? उसको वैसी देसी ही रखी। उसमें जो पंचायत है ना, वो भी देसी ही तरीके से लिखा है। उसके बाकी की जो चीज़ें हैं, वो हमने हॉलीवुड क्योंकि हॉलीवुड के जो कलर है ना, मुझे पंचायत में वो डालने थे। अंदाज़ देसी है ना? आज भी हम अगर गाँव में शूट करने जाएँगे एज़ एन फ़िल्म मेकर, गाँव तो हम शूट करेंगे बट कलर हम हॉलीवुड वाले ही डालेंगे, तब जाके मज़ा आता है। अब हुँ, जैसे पंचायत है, हाँ। मैं जो आपके प्रोजेक्ट्स है उसी में ज़्यादा यस, मुझे यस, बोलिए, एक्सप्लेन बोलिए। करना मेरे लिए बेटर रहेगा। जैसे पंचायत है, आपने हुँ, पंचायत का क्या है कि एक देसी टाइप का था, जी। मिर्ज़ापुर था हुँ, जिसमें देसी थोड़ा-सा था। एक्शन था प्लस यस, देसी था। देसी था। देन उसके बाद आपने अलग-अलग थीम पे जो भी किए, तो आपको जो अगर मतलब कोई पोस्टर एक्स वाई ज़ेड बनाना है, जी, से फॉर एग्ज़ाम्पल इसी पॉडकास्ट का अपने को कोई पोस्टर बनाना है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं जिस पे आपको टिक मार्क चाहिए कि नहीं इसमें ये चीज़ है, ये ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि से फॉर एग्ज़ाम्पल थीम के जॉनरा कौन-सा है, एक्शन है, लव रोमांटिक है, तो वो वैसे कितनी कैटेगरीज़ होती है? यार कैटेगरी बहुत सारी होती है, पहले तो मुझे भी नहीं पता था। अब जाके यानी कि वक़्त के साथ पता लगा कि थ्रिलर पोस्टर होते हैं, उसका डिज़ाइनिंग अलग तरीके से होता है। कॉमेडी पोस्टर्स होते हैं, जैसे कपिल शर्मा अगर मुझे देगा पोस्टर डिज़ाइनिंग करने के लिए तो मुझे वो कॉमेडी वाले ज़ोन में, तो कॉमेडी वाले कलर्स ही लेना पड़ेगा। तो ये ना कलर पैलेट्स आती है। तो कलर पैलेट्स का मीनिंग क्या होता है? जैसे कॉमेडी कलर आप लिखोगे ना गूगल पे कि मुझे कॉमेडी कलर पे पोस्टर बनाना है, तो मुझे कॉमेडी कलर के रिलेटेड ही कलर पैलेट्स दो। तो वो आपको पेस्टल कलर या फिर जो पिंटरेस्ट में आजकल दिखते हैं ना, हाँ, जो एक बहुत पैलेट दी सॉफ्ट हुई कलर होता होती है, है। यस। तो ये ना उसकी आपको कलर पैलेट्स की थीम मिल जाती है। और थ्रिलर, फिर कॉमेडी पोस्टर हो गया, एक्शन पोस्टर हो गया या हॉरर पोस्टर हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पार्ट है। ऐसे बहुत तरीके के है ना कि आपको डायरेक्टर बताएगा कि हमने हमारी फ़िल्म इस लेवल पे बनी है, इस तरीके से बनी है, राइट, हमारी फ़िल्म सस्पेंस वाली है, तो आपको पोस्टर में सस्पेंस दिखाना पड़ेगा, है ना? राइट। तो जैसे एक पोस्टर है हॉलीवुड का, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। एक कार है, नाम मुझे याद नहीं है उस पोस्टर का। एक कार होती है, कार से सिर्फ वो मिरर सेट कर रहा है और मिरर से वो पीछे वो बैठी हुई लड़की दिख रही है। वो सस्पेंस मूवी हो गई, है कि नहीं? एग्ज़ैक्टली, मतलब पोस्टर भी स्टोरी बताना चाहिए। एग्जैक्टली पोस्टर में पूरी फिल्म की स्टोरी और उसकी वाइब पता चलनी चाहिए। मेन वाइब इन द सेंस कि वो थ्रिलर है, ड्रामा है, हाँ, क्या है ऐसा। जैसे भूल भुलैया 3 का पोस्टर है, हाँ, आप देखोगे आप समझ जाओगे हॉरर तो है बट फनी है। राइट। एग्जैक्टली। इस पूरी प्रोसेस में जो कि सीमिंगली अगर कोई नॉर्मल पर्सन है उसको लग रहा होगा कि एक बंदे का काम है, बट ऐसा नहीं होता। बट इस पूरी प्रोसेस में कितने लोग जुड़े हुए होते हैं? मूवी पोस्टर डिजाइनिंग में हाँ, मैं तो अकेला ही कर रहा हूँ। आपके आपके ऊपर जो भी आपको एजेंसी अगर वर्क दे रही है, हाँ, या फिर अगर एजेंसी नहीं है तो ऊपर कौन होता है?
देखो क्या है ना कि एजेंसी के साथ तो मैं जुड़ा ही नहीं, कभी मैं जुड़ा ही नहीं, राइट। और मैं जो डायरेक्टली प्रोजेक्ट ले रहा हूँ ना, उसके पीछे का ये भी मैं आपको एक सस्पेंस तो खैर मैं सबको ही बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ना सारे, वो मुझे सेलिब्रिटीज़ की तरफ से आते हैं। किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। सेलिब्रिटीज़ क्या काम करते हैं, आज अगर आप ना रेस 3 मूवी देखोगे, जी। रेस 3 के पोस्टर आप सर्च करो, आपको सिर्फ सलमान खान दिखेंगे। उसके अलावा ना साइड में बहुत सारे बेचारे एक्टर हैं जिन्होंने लिटरली फिल्म में बहुत मेहनत की है, बट वो नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि ये जो उनकी एजेंसी होती है ना, वो क्या काम करती है, मेन फेस के ऊपर ही ध्यान देती है। टिकट्स जिससे बिकती है वो। हाँ, बट मेरा मानना ये था कि वो जो आसपास वाले हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। क्यों? क्योंकि सलमान भाई का पोस्टर तो पूरा इंडिया बैठा है बनाने के लिए, जी। है ना। वो उनका बेचारे जो साइड में है उनका क्या होगा। तो करके मैंने क्या काम किया था, ये जितने भी मैसेजेस किए थे ना, मैंने कोई शाहरुख खान या सलमान खान को मैसेज नहीं किया था। क्यों? उनके पास उनकी पहले से टीम है, इतने सालों से 30-30 सालों से वो फिल्म इंडस्ट्री में। तो करके मैं समझ गया था जो नए लोग आएंगे ना वही हमें काम देंगे। क्यों? क्योंकि नए लोग भी चाहते हैं कि हमें कोई जो समर्पण वाले मिले। एक जो चीज़ है, ये तो डिस्कशन हो गया कि ये पोस्टर डिज़ाइनिंग किस तरीके से वर्क करता है। अब आपका जो सेकंड जो चीज़ है जो आप वर्क करते हो, सेलिब्रिटी का जो मतलब फ़ोटोज़ डिज़ाइनिंग का जो वर्क है, तो उसमें मतलब किस तरीके का वर्क होता है? मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जो साइड एक्टर होते हैं ना, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कि अभी हम मिर्ज़ापुर की अगर बात करें, मिर्ज़ापुर में अली फजल है, मेन एक्टर है ना। मुन्ना भैया है, मेन एक्टर है। फिर पंकज त्रिपाठी है, वो भी मेन एक्टर है। अभी जो आसिफ खान है, बाबर मियाँ का उन्होंने रोल प्ले किया। मकबूल है, मकबूल ने बहुत डिटेल में मतलब में जान भर दी है फिल्म में, है कि नहीं। और जो कंपाउंडर है फिल्म में, जिसने काट दिया था सबको, तो ये जो कंपाउंडर है, इनसे लेके ये सब बहुत ज़्यादा हमारे जहन में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं सोचूं कि अगर फिल्म को आगे बढ़ाना है ना, तो जो मेन कैरेक्टर है वो तो दिखाओ, बट इसके बेचारे जो साइड में है, जिन्होंने एक्चुअली में इम्पैक्ट क्रिएट किया है। अगर आप वो एक फ़िल्म देखोगे, राज फिल्म है शायद तक उसका नाम, नहीं कौवा बिरयानी वाली जो फिल्म हाँ, है ना, उसमें विजय राज है। रन रंग अभिषेक। यस, अभिषेक बच्चन है। आपको मोस्टली पब्लिक को याद नहीं है कि उसका लीड एक्टर अभिषेक बच्चन है। एग्जैक्टली, है ना। क्यों? उस आदमी ने सिर्फ वो जो कौवा बिरयानी वाला जो कैरेक्टर है ना, उसमें इतना गहरा इम्पैक्ट छोड़ दिया उसने कि वही वायरल हुआ, और आज भी एज एन मीम वो चल रहा है। इनफैक्ट वो 5-7 मिनट की जो मूवी है, लोग वही देखते हैं। हाँ, यूट्यूब पे सर्च करके। यस, तो मैंने सोच लिया था कि जो मेरे साइड के जो लोग हैं ना, वो मेरे लिए बहुत बड़े एक्टर हैं और मैं उन पे ही फोकस करूंगा। कि आप जो बोल रहे हो कि साइड एक्टर्स का पोस्टर डिज़ाइनिंग या उनका फ़ोटो डिज़ाइनिंग आप करते हो, तो वो एग्जैक्टली वो क्या वर्क रहता है? उनके इंस्टाग्राम फीड्स के लिए आप डिज़ाइनिंग करते हो, किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हो? स्टार्टिंग में जब मैंने मेरे प्रोजेक्ट चले थे ना, जैसे पंचायत है, पंचायत में भी जो आसिफ खान वाला पोस्टर्स है ना, वो सारा मैंने डिज़ाइन किया था और वही चल गया। तो इस तरीके से, जैसे अगर हम स्कैम 92 की बात करें, स्कैम 92 का जो पोस्टर है ना, उसमें जो अश्विन मेहता है जी, वो साइड रोल पे है, लीड रोल के साथ। अब उनका पोस्टर ही नहीं बना था, तो अश्विन मेहता जो है उनको, जैसे मेन पोस्टर में उनको साइड में दिखा दिया था, बट उस बंदे का भी बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट है, तो उनका पोस्टर कहाँ है। तो अश्विन मेहता जी जो है, उनके साथ मेरी इंस्टाग्राम पे डिस्कशन हुई थी। उन्होंने बोला कि मैं जो ऑफिशियल राइट्स है प्रोड्यूसर के पास से, मैं उसमें से आपको फ़िल्म भेजूँगा, और फिल्म में जो हमारे शूट हुआ है, जो हमारी शूट एजेंसी ने शूट किए, उसकी पूरी फाइल भेजूँगा, और आप मेरा पोस्टर बनाइए, जो चार्ज होगा मैं आपको पे करूँगा। बोला ठीक है जी, डन। तो आप जो मतलब ऑलरेडी बनी हुई या फिर जो रॉ फाइल्स है, उसमें से डेटा पूरा गो थ्रू करके कोई पर्टिकुलर शॉट उठा करके उसको एडिट करते हो। तो लाइक आपको इमेज भी नहीं दी जाती कि इसके ऊपर बना दो? नहीं, इमेज तो मिल ही जाती है। इमेज क्या है ना, जब शूट होता है, उन्होंने कहा ना कि जो परमिशन लेके, नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन मैं आपका वर्क फ्लो कितना बढ़ रहा है वो देख रहा हूँ। क्योंकि ठीक है, इमेज दे दिया और ये पोस्टर है, इसमें इस चीज़ को लगाना है, तो आपका वहाँ से ही स्टार्ट है। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि वीडियो में से एक उनका जो इमेज है पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर एक्शन में जो शूट हो, यस, वो तो उठाना ही पड़ता है, वो उठा करके फिर बनाना पड़ता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको मैं समझाता हूँ। ये हमें क्या कहते हैं, हमें स्क्रीनशॉट वही लोग भेज देते हैं। ओके, राइट। वो कहते हैं कि मेरा ये वाला लुक बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, आप कुछ करो ना। देखो, एक्टर का काम क्या है, एक्टर सिर्फ ऐसा सोचता है कि एडिटर भगवान है। एग्जैक्टली। तो वो ना भेज देते हैं, यस, स्क्रीनशॉट लेके वो भेज देते हैं, मुझे ये मेरा सीन बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, अब इसमें कुछ ऐसी कलाकारी करो कि जान भर दो। तो अब है, तो वो मेरे पास तो स्क्रीनशॉट आया है और मुझे स्क्रीनशॉट में कुछ डिज़ाइन करना है। तो होता क्या है, कई बार स्क्रीनशॉट से डिज़ाइन करना पड़ता है और कई बार हमें फ़ोटोग्राफ्स दे दिए गए होते हैं, और जो स्क्रीनशॉट से डिज़ाइन करना होता है ना, उसमें
जो अब तो एआई आ गया है, तो एआई क्या काम करता है कि अगर हमारे पास स्क्रीनशॉट है ना, तो कई स्क्रीनशॉट क्या है कि इतना हाफ होता है ना, फुल हेयर स्टाइल आई नहीं, कई अगर हाफ होता है तो बाकी का एरिया नहीं आया, अब वो एआई में कवर हो जाता है, एआई हमें बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करके देता है, तो वो ईजी हो गया। तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट्स हमें मिलते थे ना, पहले मैं पूरे स्क्रीनशॉट से एडिट करता था पूरे पोस्टर। लेकिन स्क्रीनशॉट्स में भी तो एक प्रॉब्लम आती है ना कि मोशन ब्लर भी आता होगा। आता है, ऑन गोइंग एक्शन का अगर कोई स्क्रीनशॉट है तो वो तो डेफिनेटली मोशन ऑब्वियसली ब्लर भी आएगा। आता यस होगा। यस। यहाँ पे क्या है कि ये तो चलो खैर मोनोपोली है, बट मैं शेयर कर ही देता हूँ, पब्लिक को मज़ा आएगा। कभी भी जो ये स्क्रीनशॉट्स आते हैं ना, इन स्क्रीनशॉट्स को तो हम ले लेते हैं, उसके बाद फोटोशॉप में ना स्केचेस कर सकते हैं हम। राइट। तो हम जब स्केच करते हैं ना, तो हम क्या काम करते हैं, उसका आउटर एरिया डिज़ाइन करते हैं। अगर वो यहीं तक का शॉट है, इसके ऊपर के जो हेयर है ना, वो हम कलर पेंट करते हैं उसमें। Okay. हाँ, मैंने खुद के मेरे ब्रशेस बनाए वो हैं। सारी मैन्युअली Yes, करना तो पड़ता है। उससे मेहनत आपको करना पड़ेगा। और वो जो स्केच है ना, उसमें आपका 1 हफ्ता जाएगा, क्योंकि सिर्फ स्केच, क्योंकि देखो स्केच क्या चीज़ है, वो आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो जिसमें लाइट भी सही तरीके से हो, इतने एरिया में जो लाइट है ना Shade वो match यहीं पे करना होनी चाहिए। तो वो शेड से लेके सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, और वो होगा आपका फिर ये पेंटिंग से। टू डिफिकल्ट। हाँ जी। आपका जो एक अभी का जो फेज़ है, जितना मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला कि आप एज ए एजुकेटर भी एक्टिव हो हाँ जी। सूरत में स्पेशली, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका टाई अप है इन अ वे कि आप पोस्टर डिज़ाइनिंग और फोटो एडिटिंग Correct. का वहाँ पर एजुकेशन देते हो। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स आते हैं जो लर्न करने के लिए आते हैं, उनमें सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है फ़ोटो एडिटिंग को लेकर के? फ़ोटो एडिटिंग को लेकर के मिसकंसेप्शन में अगर मैं बात करूँ, ज़्यादातर जो लड़के हैं अभी के, लड़के हो या लड़की, स्टूडेंट्स मतलब मैं, तो इनके माइंड में क्या है कि ऐसा होता है कि यहाँ तो कम फ़ीस है या वहाँ ज़्यादा फ़ीस है, तो हम यहाँ चले जाते हैं। तो ये जो एक चक्कर है ना, यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। जैसे मैंने स्टार्टिंग के पॉडकास्ट के टाइम पे बोल दिया था कि सीखना कहाँ है, वो तो चलो स्टूडेंट के ही हाथ में मैटर करता है, किससे सीखना है वो? राइट। बट कहते हैं ना कि आप सीख कहाँ रहे हो, किसके पास से सीख रहे हो। अगर आप जिस टेबल पे बैठोगे, उस टेबल के ऑनर ने वहाँ पे एडिटिंग किया है या वहाँ पे वर्क किया है, देन वो आपका सही है, वो आपको पूरा एक्सपीरियंस देगा, है ना। आप उसकी लाइफ का जितना एक्सपीरियंस होगा वो आपको एक मीटिंग में आपको समझा देगा। तो वही होता है। तो मिसकंसेप्शन में ये हो जाता है, कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई पैसे के मामले में तो चलो सूरत में हो ही जाता है ना, अप डाउन, कि हम यहीं से यहाँ सीखेंगे, ये पड़ यहाँ रहा है, कम यहाँ है, पे कर यहाँ ये, लेते तो हैं। उसमें मैं कभी भी फिर लेट गो नहीं करता। मैं कहता भाई ठीक है। राइट। तो ये मिसकंसेप्शन एक ये है। सेकंड चीज़, कंसिस्टेंसी नहीं है लोगों में। क्यों सीख लेते हैं कई लोग, सीखने के बाद पता है क्या काम करते हैं, कहते हैं हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। प्रोजेक्ट ऐसे नहीं मिलते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इतने बेहतरीन स्टूडेंट हैं, जो सूरत के काफ़ी स्टूडियो में भी वर्क कर रहे हैं, और जो मुंबई के भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है, ये लोग सीख लेते हैं। सीखने के बाद मैं ड्यूरिंग द क्लास, मैं और मेरी टीम एक ही चीज़ कहती है कि आप अगर सीख रहे हो ना, तो आप इंस्टाग्राम पे सारी चीज़ें अपलोड करो। क्यों? क्योंकि मोहित राजपूत भी मोहित राजपूत इंस्टाग्राम के कारण बना, है कि नहीं? क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम को मैं कहता हूँ शॉप है वो अपनी। क्यों? हाँ, दुकान है। इंस्टाग्राम आपकी शॉप है, और आपकी शॉप का इंटीरियर जितना पावरफुल होगा ना, तो ही लोग वहाँ पे आएंगे। और इंटीरियर हमारी पोस्ट है ना। हम अगर डेली पोस्ट करेंगे ना, तो आज नहीं 30 दिन बाद तो एक पोस्ट तो वायरल होगी, और वो एक पोस्ट बहुत ज़्यादा ऑडियंस ले आएगी। सही बात है। तो मैं हर किसी को कहता हूँ कि आप अगर मेरे यहाँ पे 41 डेज़ के या 40 डेज़ के क्लास भी सीख रहे हो, मेरे नहीं किसी भी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो, बट एटलीस्ट आप वो 40 दिनों में ये टारगेट रखो कि मैं रोज़ एक फ़ोटो अपलोड करूँगा। तो 40 दिन तक आपका 40 पोस्ट हो गया, और वो 40 पोस्ट एटलीस्ट उसमें से 2 फोटो तो वायरल होंगे आपके। एक तो आपने ये जो बोला ना, ये मुझे बहुत प्यारी बात लगी कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस होनी ही चाहिए। क्योंकि लर्निंग के बाद का जो फेज़ होता है ना, वो 6 महीना 1 साल अगर आप मार्केट में खड़े रहे, तो मुझे इतना पता है कि किसी भी आर्टिस्ट को काम मिल जाता है ऑब्वियसली। अगर आप में कंसिस्टेंसी और पेशेंस है, तो आप कहीं पर भी जा सकते हो। ऑब्वियसली मूवी पोस्टर डिज़ाइनिंग एक अलग चीज़ है कि वो तो आप सिखा ही रहे हो। उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें सीखनी चाहिए, जो उनके करियर में उनको आगे लेकर के जाएगी? देखो, एक तो क्या है कि मैं चाहूँगा, देखो कई बार क्या है कि हमें ना हमारी विद्या का घमंड हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर मुझसे इतने सालों में 2018 से लेके अब तक कोई भी मिला है, मैंने उसने मेरे अंदर वो चीज़ नोटिस नहीं की होगी,
क्योंकि मेरा मानना क्या है, मैं महाभारत को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो मैं वहाँ से बहुत सी चीज़ें मैं सीख के आया हूँ। तो मुझे समझ में आ गया था कि वक्त के साथ हमें, अगर हम कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे ही जो एक होता है ना, आर्टिस्ट बहुत कहते हैं कि गरीब घर से आता है, और मेरी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा लो घर से मैं आ चुका हूँ, राइट। तो मैं इन सभी को ये कहता हूँ, ड्यूरिंग द सेशन भी कहता हूँ, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने अगर कुछ सीख लिया है ना, तो एटलीस्ट आपका नेचर में वो चीज़ नहीं दिखना चाहिए। वो जो एक एटीट्यूड है ना, वो ईगो नहीं होनी चाहिए कि मैं तुझसे ज़्यादा सीख के बैठा हूँ, तो मुझसे ये समझ वो समझ। इनफैक्ट किसी भी आर्ट में आप कभी सीखते ही नहीं हो कम्प्लीटली। ऑब्वियसली सही बात है, आर्टिस्ट सीखते ही रहता है। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं सीख गया हूँ, तो जी। आई थिंक वहाँ पर आपका एंड हो जाता है। हो जाता है। तो एक ये है कि उन्हें बिहेवियर से लेके सारी चीज़ों में, क्योंकि होता है हम स्टार्टिंग में हमें मैं भी अगर मेरे स्टार्टिंग के फेस की बात करूं, मेरे अंदर भी एटीट्यूड आ गया था। जो वो एक एज रहती है ना, 18-20 वाली जो एज रहती है ना, करेक्ट, उसमें थोड़ा ऐसा ही रहता है होता कि है। हाँ। नहीं मैं यही यस। वो मतलब बहुत रिजिड एज होती है वो। और सेकंड चीज़ क्या है पता है, हर एक बंदा क्या काम करता है, सीखने के बाद ना उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। कॉन्फिडेंस इन द सेंस, ये कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये लोग क्या काम करते हैं, सीख तो लेते हैं, सीखने के बाद ना कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी के यहाँ पे इंटरव्यू देने भी जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू, तो जॉब इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो मेन तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप टेंशन में बैठे हो और वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो समझ जाएगा कि ये हमारी ऑफिस के लिए नहीं है। तो मैं हर किसी को क्या कहता था कि अगर आप इंटरव्यू देने भी जा रहे हो ना कहीं, वहाँ पे भी आपकी वैल्यू इस तरीके से होना चाहिए कि वो आपके पीछे लग जाए कि भाई ये हमारे लिए ही ये आदमी, और ये इसको हम डन करते हैं, ऐसा। तो यहाँ ये लोग क्या काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादातर स्टूडेंट कॉन्फिडेंस खो देते हैं। कॉन्फिडेंस खोना नहीं चाहिए। क्यों? आप एक कला सीखे हो, आप कला को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिर कॉन्फिडेंस टूटना क्यों? मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। जब मैं फोटोग्राफी में नया था ना, तो उस वक्त पे मैं जिनके पास सीखा था, तो उस टाइम पे एक स्कूल का शूट आया था। स्कूल का एनुअल फंक्शन था कुछ तो और रोड के ऊपर ही था। तो मैं वहाँ पे शूट कर रहा था, और मैंने जिनसे मैं सीखा था उनको मैंने बोला था कि आप आना। तो फंक्शन हो गया, 2-3 घंटा चला। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया कि आप आए क्यों नहीं, तो बोला कि मैं आया था। तो मैंने बोला मैंने आपको बुलाया था कि आप देख लो मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तू सही कर रहा था। तो मैंने बोला आपको कैसे, आप तो देखा भी नहीं कैमरा में क्या फ़ोटो लिया क्या नहीं। तो उन्होंने बोला मैंने तेरे को चलते देखा, जिस तरीके से तू कैमरे को होल्ड कर रहा था मैंने वो देखा, और तेरा अपीयरेंस देख लिया मैंने कि तूने क्या पहना है। बोला उतना 90% डन है, अब बाकी 10% अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुई है ना फ़ोटोज़ में तो वो हो जाएगा। तो वो चीज़ एक मुझे बहुत इम्पैक्ट करके गई थी कि सिर्फ फोटोग्राफी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफी। हाँ। आपका अपीयरेंस, आपका चलना, आपका जो कॉन्फिडेंस है, किस तरीके से आप चीज़ को ले रहे हो, वहाँ पे आधी जीत हो जाती है। और एक राज की बात बताऊं तो होता क्या है पता है, पहले मैं अगर किसी को फ़ोटो एडिटिंग करके देता था ना, स्टार्टिंग के टाइम में, ये लोग क्या कहते थे, कुछ कमी है, ये है। सामने वाला बंदा एडिटर तो है नहीं, हाँ। बट वो हमें ना सिखाएगा ज़रूर। हाँ। वो हमें बोलेगा नहीं नहीं ये थोड़ा कम है, ये है वो है। तब हमें ना थोड़ा फील भी होता है कि यार मैंने तेरे को बेस्ट चीज़ दी है और तू समझने को रेडी नहीं है। तो यहाँ ना लाइफ के 2 फेस होते हैं। एक, तब मैं एडिट करके दे रहा था तो वो लोग मुझे सिखा रहे थे, है ना। आज मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट कर लिए ना, तो अब पता है क्या होता है, सामने वाला ये कहता है मोहित राजपूत बनाएगा, वो फाइनली है। तो अब वो हो गया आपके मेल आईडी से आपका स्टूडेंट भी भेज देगा तो डन हो जाएगा। एक्चुअली में तो मेरे स्टूडेंट लोग पता है क्या काम करते, काफ़ी जो ऐसे लोग हैं, वो उसने क्या काम किया था कि एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था और उसको आगे फॉरवर्ड करना था। तो उसने ये मेरा स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, क्योंकि मैंने उसको लिखा था मैसेज में कि आउटस्टैंडिंग वर्क है ये तुम्हारा। तो उसने प्रोजेक्ट तो आगे भेजा ही भेजा, साथ में मेरा स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, अगर सर ने अप्रूव किया था। तो फिर उसको भी सामने वाले को फील हुआ होगा कि अब मैं यहाँ कहाँ खामे निकालूँ, ऐसे करके तो हो जाता है। हर एक आर्ट फॉर्म का एक अलग से एक प्रोसेस रहता है। तो आपका जो प्रोसेस है, कि आपका जो आर्टिस्टिक प्रोसेस है, आप कहाँ से स्टार्ट करते हो सोचना? यार देखो, जैसे मैंने कलर पैलेट्स की बात की थी, अगर आप मिर्ज़ापुर चेक करोगे मेरा पोस्टर, तो वो रेड एंड ब्लैक थीम में है। तो मैंने ये जो रेड एंड ब्लैक थीम है ना, उसको पहले तो नोटिस की थी किस तरीके से, कि मैंने हॉलीवुड के कई पोस्टर्स देखे थे। तो जो रात के अंधेरे में अगर लाल लाइट अगर कहीं जल रही है तो वो डरा देती है, और वो एक वॉर जोन का भी संकेत होता है। तो मैंने सोचा कि ये सही चीज़ है, तो मैंने वहाँ से इंस्पिरेशन उठाई थी। और अगर आप पंचायत का पोस्टर देखोगे ना,
तो पंचायत में मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। अब वो ग्रीन भी है और थोड़ा सा एक बेज यस टाइप यस का भी। येलो एंड वो सब मिक्स है, तो हाँ। आपको वो समझ में आएगा कैसे मैंने किया था। मेरी मम्मी जो है वो बालकनी में पैरोट को खाना खिला रही थी, वो मेरे घर पे आते रहते अक्सर। तो सडनली मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी और मैंने सोचा कि सबसे बड़ा आर्टिस्ट तो ऊपर वाला ही है ना। ऑब्वियसली। तो उन्होंने जिन जिन लोगों को जिस तरीके से बनाया है, क्यों ना उनके कलर पैलेट्स यूज़ किए जाए। तो जो पैरोट है ना उसका मैं समझ गया, और पूरा पैरोट का मैंने गूगल पे सर्च करके उसके में से एक कलर मैंने डिसाइड करके। अब पंचायत देखना लाल कलर का है, पैरोट को यहाँ गले में ब्लैक और लाल दोनों होता है, किसी के उसमें उसका यहाँ जो नोज या चोंच बोलते हैं ना, हाँ, वो वो रेड रेड होता है और right? यहाँ पे ब्लैक होता है ना हाँ, उसको। यस, black तो और मैं उसी की green। बात कर रहा हूँ। तो नोज उसकी तो रेड हो गई और यहाँ पे उसका ब्लैक हो गया। ये सारा और ग्रीन कलर से लेके सब कलर पैलेट्स थीम वाइज पंचायत में भर दी और वो हो गया पोस्टर रेडी। उसके बाद से लेके अब तक मैंने नेचर से ही इंस्पिरेशन उठाई और कहीं से नहीं। आई थिंक आपके प्रोफेशन में कलर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत है। ज़्यादा। और जो स्पेशली कुछ कलर पैलेट्स होते हैं, जैसे मैं तो थोड़े ही जानता हूँ, ऑरेंज एंड टील है, बेसिक है वो। रेड एंड ग्रीन है, तो वो सारी चीज़ें जो है तो वो प्रोजेक्ट वाइज किस तरीके से डिफ़र करती है, और उसको सोचना पड़ता है, ऊपर से कुछ इंस्ट्रक्शन रहते हैं या वो आपके हाथ में ही होता है? देखो इंस्ट्रक्शन होते हैं ऊपर से। क्या है कि जितनी भी फिल्में बनती है ना, फ़िल्म के जो एडिटर होते हैं वो अलग होते हैं, और फिल्म में वो पहले से डिसाइडेड होता है कि हमारी फ़िल्म वार्म कलर पे बनेगी, डार्क कलर पे बनेगी या ब्राइट कलर पे बनेगी। क्योंकि हैप्पीनेस वाली मूवी होती है उसमें ब्राइट कलर्स यूज़ करे गए होते हैं। तो तब भी हमें बता देते हैं कि भाई कुछ ऐसा रखना है ना। अब जैसे भूल भुलैया फिल्म है 3, उसका जिस तरीके से पोस्टर डिज़ाइन किया गया है वैसा कोई फिल्म में कलर ग्रेड है ही नहीं। हाँ। तो 2 तरीके के डायरेक्टर या 2 तरीके से कंपनियां हमें डिसाइड करके बोलती है। एक कहती है कि हमारी फिल्म में जो कलर यूज़ किया गया है एज इट इज़ वही कलर के ऊपर आप पोस्टर बनाओ। सेकंड कहती है कि आपके माइंड सेट के हिसाब से कम करो, हम रेडी है। तो इसमें कभी कॉन्ट्राडिक्शन होता है क्या कि आपका जो अंदर का आर्टिस्ट है वो अग्रीमेंट में नहीं होता उनके साथ? मैं उस इस केस में चीज़ के लिए होता क्या है? काम करता हूँ, मैं हमेशा 2 तरीके से पोस्टर भेजता हूँ। अभी तक मैंने जितने भी, मैं डायरेक्टर को कहता हूँ आप एक काम करो, आपकी जो फिल्म का कलर है वो मुझे भेज दो और एक मैं मेरा भेजूँगा। मैं 2 पोस्टर भेजता हूँ और ओके, मुझे पता है दोनों में से एक फाइनल होना ही है, ओके। डन हो जाता है। और जिस तरीके से कलर्स का इम्पोर्टेंट है, आई थिंक उसके बाद फ़ॉन्ट्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, फ़ॉन्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। तो फ़ॉन्ट्स का मतलब किस वे में, कहाँ से स्टार्ट करना होता है कि ये थीम है तो ये जाएगा, वो क्या थिंकिंग क्या रहती है उसके पीछे की? यार फ़ॉन्ट जो है ना, पोस्टर में सबसे ज़्यादा टाइमिंग फ़ॉन्ट ही लेते हैं, क्योंकि पोस्टर तो बन जाता है, फ़ॉन्ट में आपको डायरेक्टर बोलेगा नहीं ये नहीं, वो नहीं ये, यार मुझे ऐसा नहीं पसंद आ रहा है। फिर वो कई डायरेक्टर पता है क्या कहते हैं, कहते हैं ये तो ऑनलाइन फ़ॉन्ट अवेलेबल है, नए कहाँ हैं आप? तो उसमें हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, स्केच करना पड़ता है फ़ॉन्ट। तो वो फ़ॉन्ट जो स्केच करना होता है उसमें अलग एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। तो मेरा मानना क्या है कि जैसे मैंने ब्रशेस डाउनलोड कर रखे हैं फ़ोटोशॉप के ऑफिशियल, तो इसमें क्या है कि हम ना फ़ॉन्ट को डिज़ाइन करें। टैबलेट में भी आप फ़ॉन्ट डिज़ाइन, प्रोक्रिएट में वगैरह में, तो एक होता है लिखना खुद ही की तरीके से फ़ॉन्ट, सेकंड होता है ऑनलाइन फ़ॉन्ट डाउनलोड करना। तो दोनों चीज़ें मैं तो उसमें भी मैं क्या करता हूँ, जब भी पोस्टर भेजता हूँ ना, मैं डायरेक्टर को यानी कि सामने जो हमारी टीम में है उन्हें मैं क्या कहता हूँ, अभी जो पोस्टर भेजा है उसमें आपको जो जो चीज़ें माइनस पॉइंट लग रहा है मुझे भेज दो। वो मुझे कह देता है मुझे फ़ॉन्ट में इसमें उसमें उसमें मज़ा नहीं आया, मैं उसको वो अगेन करके भेजता हूँ। फिर जो फ़ॉन्ट है ना वही पोस्टर रखता हूँ, बट उसी पोस्टर में बहुत सारे सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजता हूँ फ़ॉन्ट ऊपर रख रख के, ताकि वो स्पीड में हो जाता है। हाँ, और उससे एक रफ आइडिया मिल जाता है हाँ, कि इस टाइप का कुछ तो चाहिए। यस, तो मैं ऑनलाइन जितने मुझे बेस्ट फ़ॉन्ट लगते हैं मैं वो भेज देता हूँ। और उसके अलावा मैं प्रोक्रिएट में डिज़ाइन करता हूँ, तो उसमें प्रोक्रिएट में अब देखो मैंने इतना पोस्टर तो बना लिया, अब मैं प्रोक्रिएट में नए फ़ॉन्ट से मैं लिख लिख के बनाऊँ तो फिर मेरा और टाइम कंज्यूमिंग चला Right. जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या काम करता हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं जो इस देखो लड़कियाँ जो है ना वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट होती है। एक्चुअली मैंने कहीं पर पढ़ा भी है कि फ़ॉन्ट और कलर, इन 2 चीज़ों में मेंस की कंपेयर में वीमेंस को ज़्यादा, मतलब बायोलॉजिकली ही उनको सही कह ज़्यादा रहे हो। नॉलेज रहता है बहुत ज़्यादा, कलर्स क्यों में। पता है? लड़कियों में क्या होता है पहले से बाय ब्लड, ये लोग बचपन से ना मैचिंग कपड़े पहनेंगे, थोड़ा थीम वाइज पहनेंगे, है ना। और लड़की को पता है कि मुझे किस शेड में चलना है, तो उनको खुद के शेड्स पता होता है।
तो ये जो शेड्स के चक्कर में इन्होंने बचपन से ही मास्टरी की होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर से लेके सारी चीज़ें उनको आउटफिट में पता होता है। तो एक तो ये, सेकंड चीज़ है इनको मेहंदी का शौक होता है ना लड़कियों को। तो ये जो मेहंदी का है या फिर कुछ भी नोट डाउन करना होता है, तो इनके जो इनकी राइटिंग भी होती है ना लड़कियों की, ये भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होती है। तो तब से मैंने डिसाइड किया था, तो मेरी ना काफ़ी स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वर्क करती है, तो मैं इनको सिर्फ टाइटल बनाने का प्रोजेक्ट देता था कि आप मेरे लिए टाइटल बना के दोगे। और वो क्या काम करते थे, या तो प्रोक्रिएट या तो फिर ऑनलाइन जो भी फॉन्ट्स होते हैं बेस्ट, उसमें से ये जो पंचायत है या जो भी कुछ है, पंचायत का तो चलो मैंने खुद बनाया था, बट जो बाकी के अदर प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसके जो टाइटल है वो मेरी स्टूडेंट्स ने ही बनाए थे। तो एक ये इंग्रेडिएंट हुआ कलर्स का, जी। एक हुआ फॉन्ट्स का, उसके बाद और क्या होता है जो इम्पोर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू कलर एंड फॉन्ट्स? यार देखो, एक तो यही है कि कई बार क्या है कि इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ है, क्योंकि देखो कहीं आपने अगर कमिंग रख दी है तो कोई कहेगा कि आपने फॉन्ट इतने अच्छे नहीं रखे हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे एक साइड पर कलर का जो इम्पोर्टेंस है कि उससे भी पूरा थीम पे इफ़ेक्ट आएगा, फॉन्ट भी जो है उससे भी थीम पे इफ़ेक्ट आएगा। उसके बाद तो जो भी मूवी के एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी है उनके पिक्चर्स आएंगे, और उसके अलावा अब कुछ बाकी रहता है क्या इस पूरे मिक्सचर हाँ में? रहता है ना, क्योंकि जैसे अभी फिल्म रिलीज़ हो गई, रिलीज़ में जो 1 वीक होता है ना, उसमें उस फिल्म को कितना रेटिंग मिला है, कितना स्टार्स मिले हैं, वो हमें नोट डाउन करना होता है। IMDb पे फिल्म कितनी चली होती है, फिर उसका एक पोस्टर बना के देना होता है। तो ये क्या कब तक चलता है, जब तक फिल्म रिलीज़ होने के 15 दिन तक या 20 दिन तक, या समझो 1 महीने तक वो कांस्टेंट एक अपडेट चलता रहता है, अपडेट उसके चलता ऊपर। रहेगा। वो कंपनी आपको कांटेक्ट करते रहेगी कि आपको ये बना के देना है, आपको वो बना के देना है। यस। तो अभी एआई जो है, तो आपका जो प्रोफेशन है उस पे एआई का इम्पैक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या दोनों है? देखो, AI का जो इम्पैक्ट है वो हर जगह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। जैसे AI आया था तो काफ़ी लोगों ने बोला कि AI तो हमारी नौकरी खा जाएगा, है ना। आज भी लोग बोलते हैं, इवन Right, पेपर न्यूज़पेपर में right. तक आ गया कि AI आया है, AI फीचर ऐसा है कि लोगों की नौकरी खा जाएगा। बट मेरा मानना ये है, फ़ोटो एडिटिंग हो या कोई भी फील्ड हो, फ़ोटो एडिटिंग हो या कोई भी फील्ड हो, अगर आपने AI सीखा है ना, आपको बहुत ज़्यादा काम लगेगा। किस तरीके से, मैं आपको समझाता हूँ। आज ना काफ़ी सारे पोस्टर है, इतने पोस्टर है, जैसे अभी भैया जी करके पोस्टर है, अभी फिल्म रिलीज़ हुई है, वेब सीरीज़ है, उसका भी जो पोस्टर है, मैंने ऑलमोस्ट उसमें जितना भी एडिटिंग किया है वो मैंने AI के ज़रिए किया है। और मैं लास्ट AI, जब से मिड जर्नी AI आया है, मैं तब से लेकर अब तक यूज़ कर रहा हूँ। और मिड जर्नी जो है मेरे लिए इतना रिलीफेबल है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं यूज़ करता हूँ ना ये मिड जर्नी, मुझे सिर्फ लिखना है उसमें कि जो मैं विजन है यस, वो इनपुट करना और है। वो हमारे विजन से भी अच्छा डिज़ाइन करके दे देगा हमें। Okay. हमें बस लिख देना है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे लोग क्या है पता है, जैसे कि जो जो लोगों ने वर्ड यूज़ किए थे ना कि AI आया है, AI हमारी जॉब खा जाएगा। एक्चुअली में ना देखो, AI जो है वो 15 लोगों का काम कर सकता है, ये बात फैक्ट है। बट आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि एक अकेला बंदा वो 15 लोगों का काम कर लेगा? तो जो वो बंदा अगर वेल एजुकेटेड है, जिसने AI सीखा है कहीं से जाके इंस्टीट्यूट में से, तो वो 15 लोगों का काम अकेला कर पाएगा। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो 15 की नौकरी जा रही है, बट इसका Right. मीनिंग ये है कि वो 15 लोगों का एक्स्ट्रा काम कर रहा है। और जैसे आपने बताया कि एक फ़ोटो एडिटर के लिए, से सपोज़ आप फ़ोटो एडिटर हो, तो आपके लिए एआई बेस्ड कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसे आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए, जो फ्यूचर में बहुत काम आने वाले देखो, हैं? AI बेस्ड एक्चुअली में अभी तो बहुत कुछ आ चुका है, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा जो बिलीव है वो, एक तो फोटोशॉप में भी जो जनरेटिव फील है बहुत बेहतर चीज़ है। सेकंड जो है ये मिड जर्नी AI है। मिड जर्नी अभी तक अगर मैं खुद अगर यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ मिड जर्नी AI एंड फोटोशॉप, उसका जनरेटिव फिल्म, 2 ही चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आई थिंक वो इनफ भी है, एक Enough क्रिएट है। करने के लिए और एक उसे मैनिपुलेट एनहांस करने के लिए। सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका जो प्रोफेशन है, कोई भी आर्टिस्ट है आज, कोई न्यू कमर है या कोई सीखने आ रहा है, तो उसको जब वो सीख जाता है या एक लेवल पे वो अच्छा काम करने लगता है, तो उसको अपना खुद का प्राइसिंग किस तरीके से करना चाहिए? यार देखो, प्राइसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी इमेज के लिए भी। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था फ़ोटो डिज़ाइनिंग करना, मुझे ना एक अंकल ने फ़ोन पे बोला था कि मुझे प्री वेडिंग फ़ोटो एडिटिंग करवाना है, आप कितना रुपए लोगे? मैंने बोला मैं 150 रुपये पर फोटोग्राफ लूँगा। और अभी आप ये सुन के बोलोगे कि 150 रुपये उस टाइम पे कोई नहीं टाइम पे देगा, बहुत बहुत ज़्यादा है, राइट? तो उन्होंने मुझे बोला कि 150 रुपये बहुत ज़्यादा है,
ऐसे तो 30-30 रुपये में एडिटिंग मुझे यहाँ स्टेशन के पास कर देंगे, उन्होंने मुझे ये बोला। और जो गलत भी नहीं है, तो मैंने उनको बोला देखो वो जो 30 रुपये वाला जो काम है वो अलग होता है ना, वो क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं, मैं क्वालिटी पे बिलीव कर रहा हूँ, तो मेरा प्राइस ज़्यादा है। राइट। क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, आप अगर ना ये ज़ारा में जाओगे, आपको पता है कि वो ज़्यादा पैसे लेगा। सेकंड चीज़ आपको ये पता है वो आपको कंफर्ट देगा, तो आपको वहाँ पैसा खर्चा करने में इश्यू नहीं है। आप स्टारबक्स में जाओगे, आपको पता है वो आपको वैल्यूएबल चीज़ें दे रहा है, तो आप वहाँ पे भी बार्गेनिंग तो करते नहीं हो, है ना। हाँ। जितनी प्रीमियम जगह है ना, वहाँ बार्गेनिंग नहीं होता। तो मैंने डिसाइड करके रखा था, मैं मेरा रेट बोलूँगा, मैं बार्गेनिंग नहीं करूँगा। तो उन्होंने, जो अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैं 30 रुपये में करवा लूँगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो तब से लेके अभी तक मैंने जो मेरे रेट रखे हैं ना, वो बहुत प्रीमियम रखे हैं, और मुझे पता है कि वो प्रीमियम रेट में प्रीमियम क्लाइंट ही आएंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर चीप तरीके से चलने जाएंगे ना कि भाई मैं इतना काम कर लूँ, उतना काम कर लूँ, उसमें ना आदमी बड़े विज़न में नहीं पहुँच पाता। क्यों? जितना कम प्राइस आप रखोगे ना, आपको लोग क्वांटिटी में मिलेंगे, और आपको 500 लोग अगर मिलेंगे ना, आपका दिमाग परेशान हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा 500 की जगह मैं बस 100 प्रोजेक्ट करूँ और 100 पीपल के कनेक्टेड में रहूँ और उनको बेस्ट काम दूँ। और मेरा जो प्राइस लिस्ट है वो औरों की कंपेयर में है ज़्यादा, बट मैं उनको काम भी उतना बेहतरीन देता हूँ। तो अगर से कोई आज एंट्री ले रहा है अगर मार्केट में सीख करके, तो इनिशियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको किस तरीके से जजमेंट लेना चाहिए कि मैं ये जो भी प्रोजेक्ट से फॉर एग्जांपल यही प्री वेडिंग का उसके पास काम आ रहा है, एक अच्छे लेवल पे वो एडिट कर रहा है, तो उसे जो प्राइसिंग है उसका जो जजमेंट होता है ना, जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं जब एंटर हुआ था तब मुझे इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था। जो मार्केट चल रहा था मैं भी वही ले रहा था, बिकॉज कोई किसी ने सिखाया ही नहीं था कि प्राइसिंग करनी चाहिए और इस तरीके से वैल्यू बेस आप सोचना चाहिए आपको। करेक्ट। तो आज अगर कोई आ रहा है तो उसको अपना जो प्राइसिंग है वो किस हिसाब से लगाना चाहिए? देखो, मीन्स मूवी पोस्टर डिज़ाइनिंग में कोई भी वर्क में, चाहे प्री वेडिंग फोटोशूट है या फिर मूवी पोस्टर डिजाइनिंग है, मॉडल, किसी भी वर्टिकल में अगर फोटो एडिटर काम कर रहा देखो है। मैं यही कहूँगा, अगर स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में जो भी पर्सन अभी ये हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है, अगर इसी फील्ड में या किसी भी फील्ड में अगर आ रहा है ना, तो उसको ये चीज़ मैटर करती है कि एक्चुअली में उसका अगर काम प्रोफेशनल है। मुझे पता था मेरा काम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, इसीलिए मैंने पहले से ही रेट ज़्यादा रख दिए थे। और अगर किसी को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा काम प्रोफेशनल है या नहीं, तो वो एक नॉमिनल अमाउंट से चल सकता है जो अभी मार्केट में चल रहा है, राइट। या उससे भी तुम थोड़ा पैसा कम करके चला सकते हो। क्यों? एटलीस्ट तुम उस कस्टमर बेस को तो जोड़ दोगे। समय के साथ आपका यस स्टार्ट हो जाएगा। और समय के साथ अगर आप काफ़ी क्वांटिटी में क्लाइंट जोड़ रहे हो और उसके बाद आप क्वालिटी अप देना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप फिर प्राइस बढ़ा दो। उसमें कई कस्टमर कम होंगे बट टूटेंगे नहीं, बाकी के तो रहेंगे एटलीस्ट। अभी करंटली आप किस चीज़ पे मतलब कंसंट्रेट कर रहे हो? ऐसा कुछ है क्या इसके अलावा का जो आप करंटली उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो, वैसा कुछ? करंटली इन द सेंस किस तरीके से? अभी जैसे एक आपका ये फ़ोटो एडिटिंग का तो एक जो आपका काम है वो चल ही रहा है, लेकिन आपका इंस्टाग्राम स्टोरीज़ वगैरह पे मैंने कुछ तो झलक देखी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कुछ आपका नया वीडियो रिलेटेड कुछ तो वर्क आपका आ रहा हाँ है। हाँ हाँ। जैसे एक पेज है, मैंने जस्ट रिसेंटली ऑन किया है, सूरत अनकवर्ड करके। तो ये जो सूरत अनकवर्ड पेज है ना, तो यहाँ पे मैंने डिसाइड ये किया था कि काफ़ी मेरा कंटेंट है, यानी कि सूरत में अब तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने सिनेमैटिक वे में हमारे जो मंदिर है उनको प्रेजेंट किया हो। मैंने पर्सनली सोचा कि ये जो मंदिर की डॉक्यूमेंट्री है, मैं जाके पूछता हूँ हर किसी मंदिर में जाके, और उनको पूछ लूँगा डिटेल में कि ये मंदिर की क्या विशेषताएं है, कितने वर्षों पुराना मंदिर है, और उसके बाद इस चीज़ को मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो ये जस्ट मैंने सोच रखा था, और उसके बाद सडनली मुझे ना एक सूरत के कई पेजेस दिखे, और उसमें से एक कंटेंट क्रिएटर मुझे दिखी जिसका नाम प्रियांशी है। ये लड़की शायद एज एन इंस्पिरेशन बता रहा हूँ, सूरतीस का पेज है, ऑफिशियल पेज है ना। सूरतीस के पेज में वो ना काफ़ी वीडियोस में आते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कई प्रोजेक्ट में, मतलब में उन्होंने स्पीच दी है। तो रील में एक लड़की इतना फ्लुएंटली बोल रही है ना, जो भी चीज़ें डिस्क्राइब, सपोज़ वो मैगी का कंटेंट हो या फिर कोई स्ट्रीट फूड हो या कुछ भी हो, तो उन्होंने वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करी थी। तो मैंने सोचा कि एक तो ये सूरत से है, सेकंड इन्होंने सूरत बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, सिनेमैटिक वे में नहीं बट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब एटलीस्ट उन्होंने किया है। तो मैंने सोचा कि अब हम लड़के हैं, हम तो बहुत सारी चीज़ों में एक्टिव होते हैं ऑलरेडी, तो लड़की के पास इस तरीके से कैसे कंटेंट आ गया, इसने सोचा क्या होगा, तो करके ना मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा।
मैंने बोला कि यार अगर ये लड़की कर सकती है तो मेरे पास तो बहुत सारा कंटेंट और नॉलेज है, तो मुझे भी इस चीज़ में जाना चाहिए। तो मेरे लिए तो उस लड़की के लिए चलो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्यों, उसने मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। सेकंड, इरफान जुनेजो करके पाकिस्तानी कंटेंट है, क्रिएटर है, उनकी स्पीच बहुत ज़्यादा सही है, उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा सही आई है। थिंक स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट में माइक लगा करके एक बंदा जो रील्स बनाता है, बहुत मतलब आउट ऑफ द बॉक्स उसका आइडिया है। यस, तो मुझे एक सेकंड उन्होंने इंस्पायर किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया मुझे, इरफान जुनेजो ने। और मैंने देखा यार ये तो पाकिस्तान से है और ये पाकिस्तानी कंटेंट इन्होंने इतना उसने जबरदस्त, चाय की दुकान वालों को भी जो डिस्क्राइब किया है ना, आउटस्टैंडिंग वे में। आउटस्टैंडिंग। यस, तो सेकंड मेरा इंस्पिरेशन वो रहा। थर्ड क्या है कि एक भरत सिंह वालिया करके फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर पर्सन है, तो इनका क्या है कि इनकी स्पीच बहुत ज़्यादा सही है, इनका आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी आवाज़ है। तो मैंने सोचा कि एक इस तरीके से क्यों ना हम भी एक जॉनर पकड़ के आगे जाए, तो वो है। और अभी रिसेंटली अगर इंस्पिरेशन के वे में देखने जाओ तो नीतीश राजपूत करके है, जो कि पॉलिटिकल वीडियोस बहुत ज़्यादा सही वे में बनाते हैं। ध्रुव राठी के सिमिलर उनका भी चलता है। yes. तो ये सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दिया। और ये इसका कुछ मतलब फ्यूचर प्लान किया है या अभी सिर्फ इनिशियल बेस पे आप कर रहे हो? यस, मैंने देखो फ्यूचर प्लानिंग इन द सेंस कि अब मेरा ना बिजनेस ऑटो मोड पे आ गया, तो मैंने सोचा कि इसके अलावा मेरे पास टाइम है और क्यों ना मैं मेरे सूरत को यूनिक तरीके से डिस्क्राइब करूं। आर्ट की बुक कहीं से तो मिटानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, यस, क्योंकि आर्ट ऐसा होता है कि आर्टिस्ट ना, जो कहते हैं ना फाइटर होता है ना, उसको वॉर करना है, हाँ, उसको अंदर होता है कि मुझे वॉर करना है तो ही मैं शांत बैठूंगा। तो आर्टिस्ट के अंदर ये है कि मुझे बस मेरा आर्ट कहीं प्रेजेंट करना है, मैं कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। Yes. वैसा नहीं, सही है। इट्स सो इंस्पायरिंग। इतने सारे लोगों का कुछ मिला करके अगर आप बनाना चाह रहे हो, और आपने जो बोला मंदिर वाला, तो वो उस चीज़ पे तो कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है किसी का। आपने यहाँ पर इतनी सारी पुरानी चीज़ें हैं कि अगर मंदिर है वो एक वर्टिकल हो जाता है, जो पुराने कासल्स है, पुराने घर है। करेक्ट। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर 250 साल पुराने घर है। अरे बहुत प्यारी जगह है आप जहाँ से बिलोंग करते हो। वहाँ मतलब किसी का कुछ कंसंट्रेशन ही नहीं है, सबको बस जो नया है उसी के पीछे जाना है। Exactly. प्रॉब्लम वही है। हाँ जी। तो एक एंड में आपसे मैं एक ये पूछना चाहूँगा जी। कि से फॉर एग्जांपल अभी कोई लड़का है जो आपकी एज थी 15 to 18, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है फ़ोटो एडिटिंग में, उसको सीखना है, समझना है और इस चीज़ में आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी वर्टिकल हो, पोस्टर डिज़ाइनिंग हो, कोई भी वर्टिकल हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर वे क्या रहेगा? सिंपल चीज़ें हैं। देखो, अगर फ़ोटो डिज़ाइनिंग, मूवी पोस्टर डिज़ाइनिंग या इसी फील्ड में, मल्टीमीडिया फील्ड कहते हैं इसे, मल्टीमीडिया फील्ड में अगर सूरत में से या सूरत के बाहर से भी अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, तो मैंने रिसेंटली रेड एंड वाइट इंस्टीट्यूट के साथ टाइप किया। यहाँ क्या है ना कि आपको मल्टीमीडिया रिलेटेड तो सारा एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में दिया ही जाता है, और साथ ही अगर मुझसे कोई कनेक्टेड होके जुड़ना चाहता है तो वो रेड एंड वाइट को या मुझसे दोनों तरीके से कांटेक्ट कर सकता है। जिसमें क्या है कि ये जो नए बंदे होते हैं ना, इनके माइंड में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड, मेरा इंस्टाग्राम बहुत प्रॉपर तरीके से अपडेट रहता है, उनको वहाँ पे समझ आ जाता है मुझे कौन से वे में जाना है। थर्ड चीज़ क्या है कि मेरे पास ना ओनली एक्सपीरियंस फ़ोटो डिज़ाइनिंग का नहीं है, मेरे पास मूवी पोस्टर डिज़ाइनिंग का है, कंप्लीट फ़ोटोशॉप का है। थर्ड, मैं अभी फिल्म मेकिंग भी कर रहा हूँ तो मेरे पास उसका भी है। सेकंड क्या है कि वीडियो एडिटिंग में जब प्रीमियर प्रो वगैरह ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो मुझे वो चीज़ पहले से आती थी, बट कभी भी मैंने उसके क्लासेस नहीं करवाए, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जो फिल्म में एडिट होती है वो दाविंसी रिजॉल्व में होती है। तो अगर इन फ्यूचर अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो प्रीमियर प्रो से भी ज़्यादा बेहतर जो दाविंसी रिजॉल्व है, हम Obviously. उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। जिससे होगा क्या कि ये जो लोग आ रहे हैं ना वो सीखेंगे, उनको पता लगेगा कि प्रोफेशनल एडिटिंग ही दाविंसी रिजॉल्व है। एग्जैक्टली, वीडियो में तो इनफैक्ट कलर ग्रेडिंग दाविंची रिजॉल्व जैसा किसी चीज़ में पॉसिबल नहीं है। और दाविंसी रिजॉल्व जैसे सॉफ्टवेयर में KGF जैसी फिल्म बनी है, क्योंकि जो दाविंसी रिजॉल्व है ना, उसी में ऑलमोस्ट कितनी फिल्में बनी है। हॉलीवुड की 95% मूवीज दाविंची रिजॉल्व होती है। तो नए जो भी पर्सन है उन्हें डेफिनेटली एटलीस्ट अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहे मल्टीमीडिया के अंदर, बट वो गाइडेंस के लिए आ सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस जो है वो रेड एंड वाइट की हर एक इंस्टीट्यूट में 24/7 अवेलेबल है। अगर कोई से फॉर एग्जांपल गुजरात से के भी बाहर से है, वहाँ पे भी उनकी ब्रांचेस अवेलेबल है। तो गुजरात के बाहर भी उनकी ब्रांचेस अवेलेबल है। ओके। और आपकी जो डिटेल्स है वैसे मैं
जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जी। उसमें डाल ही दूंगा, Sure. कोई आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहे और डेफिनेटली। ऑब्वियसली करना चाहिए बिकॉज ही इज़ सो हेल्पफुल। इवन इस पॉडकास्ट के लिए भी मैंने इनको जब कॉल किया, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। और इवन टाइमिंग्स भी मैंने काफ़ी चेंज किए मेरे कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो इन्होंने उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और ट्रूली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ थैंक यू जी। सो मच फॉर योर टाइम। अरे मोस्ट वेलकम। और पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि मैं ना सोच रहा था कि सूरत के लोग एक्चुअली में सूरत में बहुत ज़्यादा टैलेंट है ना। हम जी, सभी जी, देखता है obviously, सालों से obviously। सूरत में बहुत टैलेंट है। वो तो सब मैं बाहर जाता है। यस, तो मैं सोच रहा था कि सूरत को एक तो कोई रिप्रेजेंट कर दे ज़्यादा वे में। Right। सेकंड चीज़ क्या है कि पॉडकास्ट का जो चक्कर है ना, पॉडकास्ट तो देखो आजकल कई लोग सोचते भी है कि हम शूट करें वगैरह, बट Right। एक प्रोफेशनल सेटअप, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं आपके स्टूडियो में आया मैंने देखा एक्चुअली में आपने बहुत मेहनत की हुई है ना। थैंक यू। तो मेहनत तो चलो आपने की है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेहनत का आपको फल मिले। सेकंड चीज़ के आपने जितनी मेहनत की है, तो ये सारे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि देखो एक बिहाइंड का जो सब्जेक्ट होता है ना, बिहाइंड में ये बहुत प्यारा इन्होंने सेटअप रेडी किया है। सेटअप आज अगर मैं भी हूँ, मैंने अभी तक सूरत में मेरा खुद का पर्सनल ऑफिस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा ज़्यादातर ट्रैवलिंग मुंबई सूरत होते रहता है, राइट। बट किसी सूरत में किसी एक स्पेस में इतना पावरफुली मैनेज करना एक अच्छा स्टूडियो, ये बहुत अच्छी बात है। और स्टूडियो के साथ आपने यहाँ का ये जो एम्बियंस है बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाला है। सेकंड चीज़ Thank you के ड्यूरिंग द पॉडकास्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हम जो अगर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक नॉलेजेबल पर्सन हो Right। और उसने हमारी थियरी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ ली हो। राइट। आपने थियरी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से की। आपने जो कहते हैं ना एक होमवर्क है, आपने बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से किया। हाँ, मैं ऑलमोस्ट 2-3 घंटा तो देता ही हूँ। यस, तो किसी भी podcast एक में। एक्सपीरियंस आपका झलक रहा है। सेकंड चीज़ मैं मानता हूँ जितना प्यारा आपने सेटअप किया है, जितनी अच्छी तरीके से प्रोफेशनल वे में आप क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हो ना, तो आने वाले वक्त में आपका ये जो चैनल है वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो अप करेगा। मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ। अरे आप लोग साथ हो तो क्यों नहीं होगा। डेफिनेटली। और एनी टाइम आप इन फ्यूचर भी आपको मेरी फील्ड में या मेरे से कनेक्टेड किसी भी दायरे में आपको अगर हेल्प चाहिए, आपको कुछ डिस्कशन करना है, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।